क्या कभी सोचा है कि एक छोटा सा डिसीजन पूरी लाइफ बदल सकता है? अगर लाइफ में कंफ्यूजन है, डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो दोस्तों ये वीडियो या कह लीजिए ये डीप डाइव बिल्कुल सही जगह है। बिल्कुल, क्योंकि आज हम उन हैबिट्स और माइंडसेट को डिकोड करने वाले हैं जो सफल लोगों को बाकी सारी दुनिया से बिल्कुल अलग बनाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थिंक पेजेस टीवी। आज के इस डीप डाइव में हम जिस बुक का पूरा निचोड़ निकालने वाले हैं उसका नाम है 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू। और इन कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने के लिए मेरे साथ यहाँ एक बहुत ही खास एक्सपर्ट हैं। शुक्रिया। और मैं बताना चाहूँगी कि ये बुक सिर्फ कोई चेकलिस्ट नहीं है जो बता दे कि सुबह जल्दी उठो या मेहनत करो। ये बेसिकली हमारी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है जहाँ हम सालों तक स्टक फील करते हैं। राइट। ये किताब हमें समझाती है कि हमारा अपना दिमाग हमें सफलता से क्यों रोकता है। सही कहा। और दोस्तों ये उन सभी लोगों को सुननी चाहिए जो अपने पुराने रूटीन से थक चुके हैं और अपनी लाइफ में एक असली बदलाव चाहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पहले पॉइंट पर आते हैं जो हमें सबसे ज्यादा रोकता है, हमारा प्यारा कंफर्ट जोन और बदलाव का डर। हाँ, और इसके पीछे पूरा एक एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का खेल है। मतलब हमारा दिमाग आज के हिसाब से नहीं बल्कि हजारों साल पुराने सर्वाइवल मोड पे काम करता है। अच्छा, वो कैसे? हजारों साल पहले जो चीज हमारे लिए जानी पहचानी थी, दिमाग उसे सेफ मानता था। अनजान जंगल में जाने का मतलब था किसी जानवर का शिकार बन जाना। तो जो अनजाना था वो सीधा खतरा था। ओह, मतलब हमारा माइंड एक बहुत पुराना हार्डवेयर है जो आज के मॉडर्न जमाने में भी उसी डर के साथ चल रहा है। एकदम सही। आज हमारे सामने शेर या चीते तो नहीं है, पर दिमाग अनजान चीजों से आज भी डरता है। जैसे कोई नया बिजनेस शुरू करना हो या सोशल मीडिया पर कोई आइडिया शेयर करना हो। राइट, दिमाग तुरंत बोलता है कि लोग क्या कहेंगे, या मैं फेल हो गया तो क्या होगा। हाँ, ये अनजान डर इतना हावी हो जाता है कि इंसान कोई एक्शन ही नहीं लेता। हम जानी पहचानी परेशानी को अनजान सफलता से ज्यादा पसंद करते हैं। ये तो वही बात हो यार, जैसे सर्दियों में एक पुरानी फटी हुई रजाई होती है। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। वो रजाई अब ठंड नहीं रोक रही होती, पर उसकी आदत इतनी हो जाती है कि उसे फेंकने का मन ही नहीं करता। हम एक खराब नौकरी या बुरे रिश्ते में भी सालों टिके रहते हैं क्योंकि वो तकलीफ जानी पहचानी है। और जो सच में सक्सेसफुल होते हैं वो इस बायोलॉजिकल ट्रिक को पकड़ लेते हैं। वो जानते हैं कि जब उन्हें डर लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खतरे में हैं, बल्कि इसका मतलब है कि वो कुछ नया सीख रहे हैं। क्या बात है। और दोस्तों यहीं पर एक बहुत ही डीप शायरी याद आती है, खुद से लड़ने का जुनून रखो, दुनिया अपने आप जीत जाओगे। बहुत खूब। और सच कहूं तो ये खुद से लड़ना ही सबसे मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। तो जब हम इस रजाई से, मेरा मतलब है कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और रिस्क लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि गलतियां भी होंगी। हाँ, दिल भी टूटेगा और लोग धोखा भी देंगे। राइट। और यहीं से जन्म होता है पछतावे का और मन में बैठी कड़वाहट का। तो सफल लोग अपने इमोशंस और इस पछतावे को कैसे हैंडल करते हैं? अगर हम पैलिएटिव केयर, मतलब जो लोग अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं, उनके पछतावे पर हुए अध्ययन को देखें तो एक बहुत हैरान करने वाली बात सामने आती है। वो क्या है? उनका सबसे बड़ा पछतावा ये नहीं होता कि उन्होंने क्या गलतियां की। उनका पछतावा होता है कि उन्होंने वो मौके आजमाए ही नहीं जो वो आजमाना चाहते थे। वाओ, ये सुनकर तो लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं। मतलब लोग दूसरों की उम्मीदों पर जीते रह जाते हैं और अपने असली सपने कभी पूरे ही नहीं करते। एग्जैक्टली। इसके साथ ही अपनी भावनाओं को न जता पाना और पुरानी कड़वाहटों को पकड़ कर रखना भी एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। बुक साफ तौर पर कहती है कि दूसरों को माफ करना और गिले शिकवे दूर करना सफल लोगों की एक बहुत बड़ी आदत है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा डिसएग्री करना चाहूंगा। अच्छा, ऐसा क्यों? माफ कर दो ये कहना बहुत आसान है, पर अगर किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, आपका बिजनेस डुबा दिया है या गहरी चोट पहुंचाई है, तो उसे माफ करना तो एक तरह से उसकी गलती को सही ठहराना हुआ ना। ये बहुत ही वाजिब सवाल है और ज्यादातर लोग माफी को लेकर यही गलतफहमी पालते हैं। तो असल सच्चाई क्या है? स्रोत के अनुसार माफी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सामने वाले ने जो किया वो सही था या आप उसे फिर से अपनी लाइफ में जगह दे रहे हैं। माफी का पूरा साइंस दरअसल हमारी खुद की मेंटल एनर्जी बचाने से जुड़ा है। वो कैसे? जब आप किसी के प्रति गहरा गुस्सा रखते हैं तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन लगातार बढ़ता रहता है। ओह, मतलब हम फिजिकली उस तनाव को जी रहे होते हैं। बिल्कुल।
और जब आपका दिमाग लगातार उस पुराने धोखे या गुस्से को बैकग्राउंड में प्रोसेस कर रहा होता है, तो आपके आज के फैसले लेने की क्षमता, जिसे एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग कहते हैं, वो कम हो जाती है। आप अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाते। अरे वाह! एक मशहूर कहावत भी है कि गुस्सा एक ऐसा जहर है जिसे हम खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि नुकसान सामने वाले को हो। बिल्कुल सही कहावत है। अब समझ आ रहा है कि ये जहर असल में हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग पावर को कैसे खत्म कर रहा है। तो माफ करके हम अपनी एनर्जी बचा रहे हैं। हाँ, ये माफी दूसरों के लिए नहीं, खुद की आजादी के लिए है। ये तो बहुत ही लाइफ चेंजिंग पॉइंट था। अब जब एनर्जी बचाने और इन्वेस्ट करने की बात हो रही है, तो थोड़ा उस टॉपिक पर आते हैं जिसे दुनिया सफलता का सबसे बड़ा पैमाना मानती है, पैसा और दौलत। ये एक ऐसा एरिया है जहां सफल और आम लोगों की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। हमें अक्सर लगता है कि सक्सेस का मतलब है महंगी गाड़ियां, बड़े ब्रांड्स और सोशल मीडिया पर अपनी अमीरी दिखाना। राइट, आजकल तो हर जगह यही दिखता है। लेकिन असली दौलत का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस या दिखावा नहीं है। बुक हमें बताती है कि असली दौलत इस बात में है कि आपका अपने समय और अपने फैसलों पर कितना कंट्रोल है। पर मेरा यहाँ एक और सवाल है। अगर कोई इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो क्या उसे अपनी पसंद की कोई महंगी गाड़ी खरीदने का हक नहीं है? क्या ये किताब पैसे को एंजॉय करने के खिलाफ है? नहीं, किताब पैसे का आनंद लेने के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। यहाँ फर्क ये समझना है कि आप वो चीज क्यों खरीद रहे हैं। मतलब इंटेंशन क्या है? हाँ, क्या वो महंगी गाड़ी इसलिए खरीदी जा रही है क्योंकि सच में कारों का शौक है, या फिर EMI पर एक गाड़ी सिर्फ इसलिए ली जा रही है ताकि रिश्तेदार और पड़ोसी इम्प्रेस हो सकें। सही बात है। ये तो समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। लोग उन पैसों से चीजें खरीदते हैं जो उनके पास हैं ही नहीं। यानी कर्ज लेकर। बिल्कुल, कर्ज लेकर, और वो भी उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें वो असल में पसंद भी नहीं करते। एग्जैक्टली। और जो सच में सफल लोग हैं वो इस दिखावे के जाल से दूर रहते हैं। वो मिनिमलिज्म अपनाते हैं। मिनिमलिज्म, इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मिनिमलिज्म मतलब जीवन को सरल बनाना। किताब में इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका सुझाया गया है, डीक्लटरिंग। अपनी अलमारी और अपने आसपास से फालतू सामान हटाना। इससे क्या होता है? जब आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं तो वो डिसीजन फटीग पैदा करती हैं। हर रोज सुबह ये सोचना कि आज क्या पहनूं, इसमें दिमाग की एनर्जी बर्बाद होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मार्क जुकरबर्ग जैसे बड़े टेक CEO हर दिन एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं। हाँ, स्टीव जॉब्स भी तो हमेशा वो ब्लैक टर्टल नेक पहनते थे। बिल्कुल। कम चीजों के साथ जीने से हमारा ध्यान इन भौतिक वस्तुओं से हटकर असली अनुभवों पर, जैसे ट्रैवल करना या नई स्किल सीखना, उन पर केंद्रित हो जाता है। वाह! मतलब जब हम अपनी अहमियत को महंगे ब्रांड से अलग कर लेते हैं, तब असली आजादी मिलती है। हाँ, और इस पूरी प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। जो चीजें आपके पास पहले से हैं, जब आप उनकी कद्र करना सीखते हैं तो आपको एहसास होता है कि खुश रहने के लिए उतनी चीजों की जरूरत है ही नहीं जितना ये टीवी के विज्ञापन हमें बताते हैं। ये सच में बहुत आजाद करने वाला विचार है। फालतू चीजें हटाना, दिखावे का बोझ उतारना। मुझे लगता है जब हम ये सारा शोर बंद करते हैं, तभी हम अपने असली सपनों की आवाज सुन पाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ी अड़चन है। जब हम कोई बड़ा सपना देखते हैं तो अक्सर हमारा समाज या हमारे आसपास के लोग हमें सलाह देते हैं कि अरे प्रैक्टिकल हो जाओ, इन सपनों से घर का बिल नहीं भरता। और सुनने में ये सलाह बहुत लॉजिकल भी लगती है, लेकिन बुक इस पर एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करती है। वो कैसे? अगर दुनिया के सारे आविष्कारक, आर्टिस्ट और बिजनेस लीडर सिर्फ सेफ और प्रैक्टिकल रास्ता चुनते तो दुनिया में कोई नई खोज या रोमांच होता ही नहीं। राइट। यहाँ बुक में जो स्टीव जॉब्स का उदाहरण दिया गया है वो सच में बहुत शानदार है। हाँ, वो कैलीग्राफी क्लास वाला उदाहरण। बिल्कुल। जब स्टीव जॉब्स ने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया था तो उन्होंने बिना किसी प्रैक्टिकल कारण के एक कैलीग्राफी यानी सुंदर हैंडराइटिंग लिखने की क्लास ले ली थी। उस समय वो डिसीजन बिल्कुल बेमानी लग रहा था। हाँ, कोई लॉजिक ही नहीं था कि एक कंप्यूटर बनाने वाले इंसान को कैलीग्राफी सीखने की क्या जरूरत है। करेक्ट। लेकिन अगर उन्होंने समाज की बात सुनकर वो इम्प्रैक्टिकल क्लास नहीं ली होती तो आज हमारे कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स में इतने खूबसूरत फॉन्ट्स नहीं होते। एकदम सही। आपके सपने ही आपको वो प्रेरणा देते हैं जो बुरे वक्त में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। लेकिन बुक यहाँ एक चेतावनी भी देती है। कैसी चेतावनी? सिर्फ हवाई किले बनाना काफी नहीं है। सपनों को पूरा करने के लिए एक ठोस योजना चाहिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी है एक सही माहौल। यहीं पर किताब टॉक्सिक यानी नकारात्मक लोगों से दूरी बनाने पर बहुत जोर देती है। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है यार। पहले मैं हमेशा सोचता था कि नेगेटिव लोग एक नाव में हुए छेद की तरह हैं,
मतलब आप कितनी भी मेहनत से पतवार चला लें, अगर नाव में छेद है तो वो डूबेगी ही। ये बहुत अच्छी उपमा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि आज के जमाने के हिसाब से एक और उदाहरण ज्यादा सटीक बैठेगा। ये टॉक्सिक लोग हमारे स्मार्टफोन में चलने वाले बैकग्राउंड ऐप्स की तरह होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प तुलना है। इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, जब आपके फोन में बहुत सारे ऐप्स बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं तो आप उन्हें स्क्रीन पर देख नहीं रहे होते हैं। आपको लगता है कि फोन तो बस टेबल पर रखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो ऐप्स चुपचाप आपकी बैटरी को 0% तक ड्रेन कर देते हैं, आपका सारा डेटा सोख लेते हैं। राइट। टॉक्सिक लोग बिल्कुल ऐसे ही हैं। जब वो आपके आसपास होते हैं तो भले ही आप उनसे सीधे तौर पर झगड़ा ना कर रहे हों, लेकिन उनकी नेगेटिविटी, उनकी लगातार शिकायतें आपके दिमाग की एनर्जी को सोख लेती हैं। ये एकदम सटीक बात है। उनका असर इतना धीमा और गहरा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर की प्रेरणा कहाँ गायब हो गई। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत ही रियल लाइफ वाला सवाल है। पूछिए। अगर ये बैकग्राउंड ऐप्स, मेरा मतलब है ये नेगेटिव लोग, हमारे अपने परिवार के सदस्य हों या बहुत पुराने दोस्त हों, हम उन्हें स्मार्टफोन के ऐप की तरह अनइंस्टॉल या डिलीट तो नहीं कर सकते ना? फिर क्या करें? ये एक बहुत ही आम समस्या है जिसका सामना हम सब करते हैं। बुक इसका बहुत ही बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल समाधान देती है। वो क्या है? आपको अपने बैकग्राउंड डेटा रिस्ट्रिक्शन सेटिंग ऑन करनी होगी। हाँ, मतलब आपको उनके साथ बिताए जाने वाले समय को सख्ती से लिमिट कर देना चाहिए। आपको बाउंड्री सेट करनी होगी। राइट, मतलब ना कहना सीखना होगा। बिल्कुल। अगर कोई बातचीत बहुत नकारात्मक दिशा में जा रही है तो आपको वहां से प्यार से हटना आना चाहिए। और इसके साथ ही बुक एक और बैलेंस की बात करती है, प्लानिंग और मौके पर फैसला लेने के बीच का बैलेंस। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? कुछ लोग इतनी पक्की योजना बनाते हैं कि जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती तो वो टूट जाते हैं। सफल लोग दिन की योजना तो बनाते हैं, लेकिन वो रास्ते में आने वाली नई चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढालने के लिए, यानी अडेप्ट करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। मतलब आपके पास सफर का एक नक्शा तो होना चाहिए, लेकिन अगर रास्ते में कोई पेड़ गिर जाए और रास्ता बंद हो तो आपको नया रास्ता खोजना भी आना चाहिए। आप सिर्फ उस नक्शे को लेकर रो नहीं सकते। एकदम से। ये लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी सफलता की सबसे बड़ी कुंजियों में से एक है। लेकिन एक बात बताइए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, माफ करना सीखना, दिखावे को छोड़कर मिनिमलिज्म अपनाना, टॉक्सिक लोगों से निपटना और हर वक्त नए रास्ते खोजना, ये सब सुनते ही मुझे दिमागी तौर पर बहुत थकान महसूस हो रही है। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया थका देने वाली है। और इसीलिए मुझे बुक का वो हिस्सा सबसे शानदार लगा जहां मानसिक विश्राम यानी मेंटल ब्रेक्स और खुद पर विश्वास की बात की गई है। बिल्कुल। क्योंकि आजकल तो बस हसल कल्चर चल रहा है। हाँ, आज के दौर में हसल कल्चर का बहुत महिमा मंडन किया जाता है। 18-20 घंटे काम करो, सो मत, ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। बुक साफ कहती है कि लगातार काम करने से आप सिर्फ बर्नआउट की तरफ बढ़ते हैं, जहां आप पूरी तरह टूट जाते हैं। राइट, आराम करना टाइम वेस्ट करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बुक में इसके लिए बहुत ही प्यारी और साधारण सी बात कही गई है। जैसे किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए पानी और धूप दोनों की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी फोकस और आराम दोनों की जरूरत होती है। इसके पीछे का साइंस क्या कहता है? स्रोतों में काम के बीच छोटे ब्रेक लेने की सलाह दी गई है, जिसे हम पोमोडोरो तकनीक के रूप में जानते हैं। 25 मिनट काम और 5 मिनट का आराम। अच्छा, इस 5 मिनट में क्या होता है? जब आप ब्रेक लेते हैं और अपनी स्क्रीन से दूर जाते हैं तो आपके दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है। ओके। यही वो समय है जब आपका दिमाग बैकग्राउंड में डॉट्स को कनेक्ट करता है और आपको नए क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। वाओ, मतलब जब हम काम नहीं कर रहे होते हैं तब भी हमारा दिमाग हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, बशर्ते हम उसे वो स्पेस दें। बिल्कुल। और ये मेंटल क्लैरिटी हमें लाइफ के एक और बहुत ही अहम पहलू की ओर ले जाती है, जो कि सक्सेस का सबसे बड़ा बेस है, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। आत्मविश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लेकर दुनिया में सबसे ज्यादा गलतफहमियां हैं। हाँ यार, अक्सर हमें लगता है कि कॉन्फिडेंस का मतलब है किसी कमरे में सीना तान के घुसना और ये सोचना कि मैं यहाँ सबसे बेहतर हूँ। क्या असली कॉन्फिडेंस का मतलब सच में सब कुछ जानना है? नहीं, बुक इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ देती है। असली कॉन्फिडेंस का मतलब ये ढोंग करना नहीं है कि आपको सब पता है। तो फिर असली कॉन्फिडेंस क्या है? इसके विपरीत सच्चा आत्मविश्वास ये है कि जब आपको कुछ नहीं पता होता, जब आप एक बिल्कुल अनजान सिचुएशन में होते हैं, तब भी आप में ये कहने की हिम्मत होती है कि मुझे ये नहीं आता, लेकिन मैं इसे सीख लूंगा। क्या बात है, ये बहुत पावरफुल है। मतलब कॉन्फिडेंस का आधार परफेक्शन नहीं है, बल्कि अपनी कमियों को स्वीकार करना और सीखने की इच्छा रखना है। एकदम सही।
ये इस डर से आज़ादी है कि लोग क्या कहेंगे। अक्सर हम अपनी लाइफ के बड़े फैसले सिर्फ इसलिए टाल देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि दुनिया हमें जज कर रही है। जबकि सच्चाई ये है कि लोग अपने अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स में इतने उलझे हुए हैं कि उनके पास आपकी गलतियों पर ध्यान देने का समय ही नहीं है। हाँ, और सफल लोग ये बात बहुत जल्दी समझ जाते हैं। वो फेलियर को किसी अंत की तरह नहीं देखते। वो जानते हैं कि असफलता सिर्फ एक फीडबैक है जो बता रहा है कि कौन सा तरीका काम नहीं किया। राइट। जब लोग उन पर हंसते हैं तो वो उसे खुद पर हावी नहीं होने देते। और दोस्तों, यहाँ फेलियर और कॉन्फिडेंस पर एक बेहतरीन शायरी बनती है। गिरकर उठना, उठकर चलना, यही तो जिंदगी की रीत है। जो हार से डर जाए वो क्या खाक जीतेगा। असफलता ही तो सफलता की पहली सीढ़ी है। बहुत खूब। और यही वो माइंडसेट है जो उन्हें बार बार गिरने के बाद भी खड़े होने की ताकत देता है। तो दोस्तों, अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को कुछ की लर्निंग्स में समेटने की कोशिश करें तो ये बातें उभर कर आती हैं। हाँ, इसे समराइज करते हैं। नंबर 1, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाइए। नंबर 2, पुरानी कड़वाहट और धोखे को माफ करके अपने दिमाग का बैकग्राउंड प्रोसेस बंद कीजिए। नंबर 3, दिखावे की आंधी से बाहर निकलकर मिनिमलिज्म अपनाइए और सच्चे अनुभवों में इन्वेस्ट कीजिए। नंबर 4, प्रैक्टिकल होने के नाम पर अपने सपनों को मत मारिए और अपनी बैटरी ड्रेन करने वाले टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए। और आखिरी पॉइंट, मशीन की तरह काम करने के बजाय आराम लेना सीखिए और फेल होने के डर को अपना असली कॉन्फिडेंस बनाइए। ये सारी बातें सुनने में शायद आसान लगें, लेकिन इन्हें अपनी रोजमर्रा की आदतों में उतारना ही एक आम इंसान को खास बनाता है। बिल्कुल सही बात है। तो आखिर में मैं चाहूंगा कि आप सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़कर जाएं जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। जरूर, अगर ये सच है कि इंसान असफलता से ही सबसे ज्यादा सीखता है और लगातार सीखने से ही वो असली कॉन्फिडेंस आता है, तो जरा शांति से सोचिए कि आज हमारी जिंदगी में वो कौन सी एक असफलता, वो कौन सा एक रिस्क या गलती है जिससे आप आज सबसे ज्यादा भाग रहे हैं, जिसका सामना करने से आप कतरा रहे हैं। क्या पता वही एक डिसीजन आपकी अगली सबसे बड़ी सक्सेस की चाबी हो। वाह, बहुत ही गहरा और पावरफुल थॉट है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो आज से, बल्कि अभी से एक्शन लेना स्टार्ट करो। हाँ, छोटे छोटे कदम उठाइए। बिल्कुल। और अगर आपको ये वीडियो, मेरा मतलब है ये डीप डाइव पसंद आया और इसने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए थिंक पेजेस टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले डीप डाइव में। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।